किसी भी वस्तु को तोड़ते जाएं, एक पत्थर ले लीजिए, उसे आधा करिए, फिर उसे आधा करिए, फिर उसे आधा करिए, तो आधे से आधा करते 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 अगर आप उसे तोड़ते जाएंगे, यानी कि इतना बारीक तोड़ना है कि जिससे और ज़्यादा ना टूट सके, तो ऐसे जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, कण होगा, उसी को हम उसे यहाँ पर कहेंगे परमाणु। किसी भी पदार्थ को जब तोड़ेंगे तो सबसे छोटी इकाई आएगी, उसे हम परमाणु कहेंगे। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूं, उसके बाद मैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताऊंगा जो आपके कोर्स में है। इस वीडियो को देखिए। सोचिए, आपके हाथ में यह सेब है। अगर आप इसे चाकू से काटकर आधा कर दें, फिर उसे और भी आधा कर दें और ऐसा लगातार करते जाएं, तो क्या होगा? क्या एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको एक ऐसा आखिरी टुकड़ा मिलेगा जिसे आप चाहकर भी और छोटा नहीं कर पाएंगे? या फिर यह कटाई कभी खत्म ही नहीं होगी और अनंत तक चलती रहेगी? यह सिर्फ एक सेब का सवाल नहीं है, यह इस पूरी दुनिया, इस ब्रह्मांड और आपके मेरे वजूद का सवाल है। आज से 2500 साल पहले इंसानों ने इस रहस्य को सुलझाना शुरू कर दिया था। आइए आज इस रहस्य का पर्दा उठाते हैं। आज से 2500 साल पहले भारत के एक महान वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी पदार्थ या मैटर को तोड़ते जाएं, तो हमें अंत में एक ऐसा कण मिलेगा जिसे और भी विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे नाम दिया परमाणु, यानी कि परम अणु। लगभग उसी दौर में यूनान यानी ग्रीस के डेमोक्रिट्स ने भी यही बात कही और इसे नाम दिया एटमॉस, जिसका मतलब होता है नॉन कटेबल, जिसे काटा ना जा सके। इसी शब्द से बना एटम। लेकिन समस्या यह थी कि ये सिर्फ विचार थे, कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं था। फिर आया साल 1808 और एंट्री हुई इंग्लैंड के एक सीधे साधे स्कूल टीचर की, जॉन डाल्टन। डाल्टन के मॉडल को समझने से पहले आइए एक आसान जादू देखते हैं। जब हम पानी में चीनी या नमक घोलते हैं तो वो कहां गायब हो जाती है? क्या वो सचमुच खत्म हो जाती है? नहीं। पानी भी छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल्स से बना होता है और उनके बीच खाली जगह होती है। चीनी के कण टूटकर उसी खाली जगह में छुप जाते हैं। इसी तरह जब आप कमरे के एक कोने में परफ्यूम छिड़कते हैं तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। क्यों? क्योंकि हवा के कण लगातार भाग रहे होते हैं और परफ्यूम के कणों को अपने साथ बहाकर ले जा रहे हैं। इसी को कहते हैं द्रव्य की कणिका प्रकृति, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी दुनिया की हर चीज निरंतर गति करते हुए बेहद छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। जॉन डाल्टन ने इस विचार को वैज्ञानिक नियम का रूप दिया। डाल्टन के मॉडल को आप लेगो ब्लॉक की तरह समझ सकते हैं। लेगो ब्लॉक यानी आप समझ सकते हैं घरों में जैसे दीवारें बनती हैं और उसके लिए इकाई होता है ईंट, यानी एक प्रकार से ईंट समझ सकते हो। उन्होंने 4 मुख्य बातें बताई। परमाणु अविभाज्य है, हर चीज परमाणु से बनी है, जो कुदरत की सबसे छोटी ईंट, इसे ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। जैसे अगर आपके पास प्योर गोल्ड है तो उसका हर एक परमाणु का आकार, द्रव्यमान और दूसरे गुणों में भी एक दूसरे से बिल्कुल समान होगा। अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। जैसे सोने का परमाणु लोहे के परमाणु से पूरी तरह अलग होगा। यौगिक का बनना यानी कंपाउंड का बनना, जब अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो नया पदार्थ बनता है। जैसे 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर पानी यानी कि H2O बनाता है। डाल्टन की थ्योरी ने रसायन विज्ञान की नींव रखी, लेकिन क्या डाल्टन 100% सही थे? यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। लगभग 100 साल बाद वैज्ञानिकों जैसे जे थॉमसन, रदरफोर्ड ने खोज की कि परमाणु आखिरी सीमा नहीं है।
परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी डाल्टन की यह बात कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता गलत साबित हुई। इसके अलावा समस्थानिक की खोज के बाद पता चला कि एक ही तत्व में परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। लेकिन फिर भी डाल्टन ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमें समझाया कि हमारा ब्रह्मांड कणों से बना है, किसी जादुई तरल से नहीं। तो अगली बार जब आप एक सेब काटें या पानी में चीनी घोलें तो याद रखिएगा कि आप ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत ईंटों को देख रहे हैं, यानी परमाणुओं का खेल देख रहे हैं। आज का सवाल आपके लिए, अगर डाल्टन आज जिंदा होते तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद उन्हें अपने मॉडल में क्या बदलाव करना पड़ता? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको साइंस की यह दिलचस्प कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास में होगा कि परमाणु सिद्धांत या परमाणु क्या होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को या किसी भी पदार्थ को छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और तब तक तोड़ सकते हैं जब तक कि वो सब बहुत ही छोटा कण ना आ जाए। तो ये हर बार हम ये सोचते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, बचपन में भी आप सोचते होंगे, एक छोटा सा पत्थर है, उसको फोड़ के आपने कई टुकड़ों में तोड़ा, फिर उसके छोटे टुकड़े मिलते हैं, उसको भी और तोड़ते हैं। तो तोड़ते तोड़ते एक दिमाग में आता है कि इतना छोटे से और क्या छोटा तोड़ा जा सकता है। तो हम सोचते हैं हाँ भी पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन क्या और भी छोटे कणों में टूट सकता है? तो ये सोच एक सामान्य सी सोच है। इसी सोच को आगे बढ़ाया गया है जिसमें कहा गया है कि परमाणु कितने कणों में टूट सकता है, यानी कितने छोटे से छोटे भागों में टूट सकता है, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक सिद्धांत है। शुरुआती दौर पे हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट कहता है, भारतीय बिलीफ कहता है, भारतीय धारणा कहती है कि कणाद ने सबसे पहले परमाणुवाद का नींव रखा था। यानी कि उन्होंने कहा था कि सबसे छोटा कण किसी पदार्थ का है तो वो है कण। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो चलिए, क्या कह रहा था कि इन्होंने उपनिषद में, आगे उपनिषद में इसका जिक्र मिलता है कि इसको अनोर्नियान कहा गया। अनोर्नियान का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो भी पदार्थ है उसे हम, यानी कोई भी पदार्थ जो है इतना छोटा टूट सकता है, इतने छोटे भागों से बना होता है कि वो बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी कि बहुत अत्यंत छोटा कण होता है, इससे और छोटा कण नहीं हो सकता है। फिर आगे की बात आई कि परमाणु जो है वो क्या है? कहा गया कि ये अप्रत्यक्ष है, अर्थात दिखाई नहीं देने वाला है। किसमें? वैश्लेषिक विज्ञान में कहा गया, हमारे इंडियन धारणा ही है ये, कहा गया कि ये ऐसा है कि जिसको देखा नहीं जा सकता है। इसी तरह से आगे की बात कहती है कि भाई और भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आए, तब कहा गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं हमारे डाल्टन। डाल्टन ने कहा पदार्थ को छोटे से छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, यानी इतना छोटा तोड़ा जा सकता है कि वह और भी छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा, यानी अविभाज्य कण है। इस अविभाज्य कण को क्या कह दिया गया? उस समय एटम कह दिया गया। एटम यानी कि परमाणु कह दिया गया। ये कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जिसको हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ें और क्या है ये इस धारणा में, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि द्रव्य की कणिका प्रकृति। द्रव्य जो है उसके हम कण की प्रकृति का होता है, यानी वो कणों से बना होता है। इसके बारे में हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए सिद्धांत आया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने दिया था सिद्धांत को 1808 में। इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहली बात कहा था कि परमाणु जो होता है वो क्या है, इसके बारे में कहा पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण होता है जो अविभाज्य अविनाशी कणों से बना होता है, यानी कि इसे और भी छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, ऐसे कणों से बना होता है। सिंपल है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। यानी पदार्थ के बारे में कहा गया, किसी भी पदार्थ या किसी मैटर, किसी भी सब्सटेंस के बारे में कहा जाता है कि इसे और भी छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते हैं। फिर क्या कहा? इसके
यानी एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो एक जैसे गुणों वाले होते हैं, यानी इनमें क्या होगा, इनके परमाणु आकार, आकृति तथा उसका द्रव्यमान, यानी समझ रहे हैं ना, उसका आकार यानी कितना बड़ा है, एक ही एलिमेंट के, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो एक जैसे होते हैं। एक जैसे मतलब क्या हो सकता है कि उन आकार में यानी कि साइज़ में छोटा बड़ा, यानी जो साइज़ है बिल्कुल एक बराबर साइज़ का होगा, उसकी आकृति जैसा वो एक दिखता है परमाणु वैसा ही दूसरा परमाणु या दूसरा एटम दिखाई देगा, और द्रव्यमान यानी कि उसका वेट जो है वो भी बराबर होगा। यानी ये बोला गया एक तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं, किस आधार पर, आकार, आकृति और द्रव्यमान के आधार पर, शेप, साइज एंड मास के आधार पर। दूसरी बात है, अलग अलग जो परमाणु तत्व होते हैं उनके परमाणु में अलग होंगे, यानी एक तत्व का परमाणु का दूसरे तत्व के परमाणु के साथ अंतर पाया जा सकता है, आकार में, आकृति में, द्रव्यमान में अंतर हो सकता है, या तीनों में अंतर होगा या तीनों में से कोई एक में भी अंतर हो सकता है। साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण कहा गया कि एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिल जाते हैं, और आपस में मिलने के बाद वो बनाता कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाता है। यौगिक लिखा जिनके सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, यानी कंपाउंड का जो छोटा से छोटा कण होगा। एलिमेंट के छोटे कण को क्या कहेंगे, जैसे सोडियम का छोटा कण क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट कैसे पता चला, कौन कौन से चीज़ को एलिमेंट कहोगे, कैसे पता लगाओगे कि भाई ये एलिमेंट है। जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और मैंने कहा कार्बन, इनमें कौन सा एलिमेंट है, तो कार्बन एलिमेंट है, क्योंकि वो शुद्धतम पदार्थ होता है, शुद्धतम कण होता है, तो एक ही प्रकार के उसमें एटम्स होते हैं। अब ये कैसे आपको याद रहेगा, सामान्य तौर पे कैसे आप जानोगे, तो आपके लिए एक बढ़िया सा तरीका है कि आप जान सकते हैं पीरियोडिक टेबल, आपको तो पता है, जो भी पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में जो भी चीज़ें वहाँ पर है, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन, जो भी चीज़ें हैं वो सभी एलिमेंट है, वो तत्व है, और यही एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो कुछ कंपाउंड बनाते हैं, यानी कुछ यौगिक बनता है। तो यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट के यानी तत्वों के परमाणु में आपस मिल जाते हैं। तो इसी तरह से देखें, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें समान परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु में आपस में जुड़ी होती हैं डबल बॉन्ड से। लेकिन अगर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के ये बनाया होगा तो ये एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड हुआ, तो कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड मतलब क्या हुआ, मिलना, योग कम है ना, कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीज बनती है तो उसको हम कंपाउंड कह रहे हैं। तो यहां पर वही बात आ रही है। तो यहां एक बात बोला गया है कि देखिए यहां पे लिखा है, एक ही या अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोजन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु अगर संयोजन करते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं, ठीक है। और इन यौगिकों के भी अपने सूक्ष्मतम कण होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बताया था एक छोटा कण है, और वैसे बहुत सारे कणों से मिलकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनती है। तो वो जो छोटा कण है उसको हम कहेंगे यहाँ पर अणु यानी कि मॉलिक्यूल कहेंगे, इसको मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ओके। तो ये वाली बात हो गई। तो सबसे पहली बात हुआ कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो कि अविभाज्य है, यानी कि वो और भी छोटे कणों में नहीं टूट सकता है, इन्हें हमने कहा परमाणु यानी कि एटम कहा, करेक्ट। ये एटॉमिक थ्योरी में किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने 1808 में ये एटॉमिक थ्योरी। दूसरी बात कहा क्या, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। तीसरी बात कहा है कि परमाणु में आपस में संयोजन करके यौगिक बनाते हैं यानी कि अणु बनाते हैं। अब अगली बात यह है कि परमाणु आपस में एक सरल अनुपात में जुड़ते हैं, जैसे 1:1 या 1:2 या 1:3 या 2:3 या 3:2, इस तरह के कोई अनुपात हो सकता है, सरल अनुपात में जुड़ते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा, मेरे पास है CO2, H2O, NH3, इनमें अनुपात चेक करिए, 1:2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2:1, 1:3। तो ये क्या है, 1:2, 1:2 ही यही है।
1:3 हुआ। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये बनाता है, तो देखो 2:3 या 3:2, जैसा भी कहें। तो एक सरल रेशियो में ही जुड़ते हैं कौन? परमाणु में आपस में एक सरल अनुपात में ही आपस में जुड़े होते हैं। ये बातें कही गई। फिर क्या कहता है? ये कहता है दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एक या अधिक अनुपात में भी संयोग कर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। यहाँ तक महत्वपूर्ण बातें कही गई कि दो परमाणु या दो अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस मिलकर के दो या अधिक भी यौगिक बना सकती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया हो तो ये SO भी बना सकता है, SO2 भी बना सकता है, SO3 भी बना सकता है। इसी तरह से सल्फर और फ्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो ये बना सकता है SF2 बना सकता है, SF4 बना सकता है, SF6 बना सकता है। ये ऐसा क्यों? इस बात को समझने के लिए हम चलेंगे चैप्टर नंबर 4 में, तब जाके बात समझ में आएगी। क्योंकि वो संयोजकताओं के आधार पे है कि सल्फर की संयोजकताएं बहुत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इस वजह से ऐसा, तो ऐसा क्यों हो सकता है ये यहाँ पर नहीं, वो आगे की विज्ञान में आपको इसको सीखना है। आपने जैसे पढ़े थे गुणित अनुपात का नियम, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ में क्या देखे थे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ करके 5 प्रकार के कंपाउंड बनाते थे। तो वही बात यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो चलिए, यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने ही दिया था। इसी आधार पर आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई को ही हम परमाणु कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हो जाता है। और एक और पार्ट आ जाता है, किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट। यानी कि किसी भी रासायनिक या भौतिक क्रियाओं के द्वारा परमाणु को हम ना तो उत्पन्न कर पाएंगे ना नष्ट कर पाएंगे। यानी परमाणु जो प्रकृति में है, जो सोडियम का परमाणु है तो प्रकृति में सोडियम का परमाणु रहेगा, उसे आप नष्ट नहीं कर सकते। ना किसी दूसरे पदार्थ से सोडियम परमाणु बना सकते हैं। ये जॉन डाल्टन के सिद्धांत के भाग थी उस जमाने में, 1808 के समय की बात है। उस समय परमाणु देखा भी नहीं गया था, लेकिन एक समय आया जब लोगों ने 1900 के टाइम पे आते आते हमने परमाणुओं को समझना शुरू कर दिया, एटम को समझना शुरू कर दिया। ये बहुत पुरानी बात नहीं है बेटा। अब ये सोचा जाए विज्ञान की शुरुआत किस समय इस लेवल पे जाने लगी है, और आज हम इतनी चीज़ें जानने के बाद 100-200 साल के अंदर हमने कितनी बड़ी तरक्की कर लिया है। ये बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी बातें हैं। देखिए, सिर्फ 200 साल, हम तो आए हैं करोड़ों साल पहले दुनिया में, लेकिन इसको इस लेवल तक पहुंचाने में सिर्फ 200 सालों का विज्ञान किस तरह से हमें मदद करता है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें सोचना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए, अब मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपने कल के डेट में प्रश्न आएगा, डाल्टन का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत या परमाणु थ्योरी लिखिए। तो इतना आपको लिखना है जो मैंने आपको बताया। मूल रूप से आपने समझ गए होंगे कि डाल्टन का परमाणुवाद कहता है कि कोई भी पदार्थ होगा वो बहुत ही छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें और भी छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। यही साइंस है इसका, और बाकी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। आज की क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल है, थ्योरी को थोड़ा सोचना है, फिर बाकी जब पढ़ते जाएंगे ना तो याद होते जाएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बस इन चीज़ों को समझा सकता हूँ आपको, और उसको याद रखना है आपको। अब आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है, डाल्टन के परमाणुवाद से रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आएंगे। सो यहाँ पर मैं आपको पहली बात बताना चाहूँगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की भी पुष्टि करता है, क्योंकि हमने देखा था सबसे आखिरी में लिखा है न तो परमाणु को उत्पन्न कर सकते हो न नष्ट, केवल वो उसी रूप में होता है, यानी परमाणु को उत्पन्न नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर वही बात द्रव्यमान संरक्षण के नियम में को समझाते समय ये काम आ जाएगा, क्योंकि जब पदार्थ आपस में रिएक्शन करती हैं तो अभिकारक की जितनी परमाणुएं होती हैं उतनी ही परमाणुएं उत्पाद में जा करके एक नए तरह की कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पर हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात ये कहता है स्थिर संगठन का नियम। यदि कोई पदार्थ, कोई कंपाउंड है तो एक निश्चित अनुपात में उनकी परमाणुएं आपस में जुड़ी होंगी, तो उनके अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, क्योंकि डाल्टन ने भी कहा था कि दो परमाणु या उससे अधिक परमाणु आपस में संयोग करके कंपाउंड बनाते हैं, जिसका एक निश्चित फार्मूला होता है और जिसका एक निश्चित अनुपात होता है, सर अनुपात में होते हैं।
फिर बात होता है गुणित अनुपात का नियम। यहाँ पर ही की बात कहा गया कि अगर दो अलग अलग तत्व आपस में योग करते हैं तो एक सरल अनुपात में दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के अनुपात के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये बातें, तीनों बातों का प्रश्न आया कल के डेट में कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को कैसे समझा सकते हो डाल्टन के नियम से। तो ये बात, यही जो मैंने आपको लिखा है वही लिखिएगा, जैसा मैंने समझाया वही समझाना है आपको। चलिए साहब, अगली बात करते हैं, परमाणुवाद की सीमाएं क्या है। जब उस समय परमाणुवाद आया, यानी कि एटॉमिक थ्योरी आया, तो उस समय वो बहुत बड़ी बात थी। अब सवाल ये आता है कि जैसे जैसे हम आगे विज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं तो कई तरह के प्रयोग होते हैं, और वो उन प्रयोगों से ये पता चलने लगता है कि जो ये थ्योरी दिया गया है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी तो हो सकती है। क्योंकि हमें आपको विज्ञान, देख, किसी की सीमाएं बताना या किसी का दोष बताना, ये यहाँ पर नहीं होता है कि वो गलत है। जैसे अगर आप कपड़े खरीद के लाते हो या कपड़े खरीदने जाते हो दुकान में, तो आप हर चीज़ को पॉजिटिव लेके नहीं कह सकते, यानी उसका ख़राब है हमारा अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ कमी हो, जैसे मैं इस टी शर्ट को पहना हूँ, अब मुझे इस पेन को रखना है, तो मेरे लिए समस्या हो जाएगा, यार मैं कहाँ पे रखूँ, मेरे पास तो इसमें जगह ही नहीं है। एक बात है, मेरी टी शर्ट में कुछ कमी है, जेब नहीं है। यस, तो इस तरह से कमी निकालना। अब हम क्या करेंगे, नया टी शर्ट लेंगे तो या फिर उसमें टी शर्ट में आप जेब लगवा देंगे। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि पेन ये देख रहे हैं इसमें कोई, इसको हम कहीं कैसे रखें बिना जेब वाले में, तो हमारे पास यहाँ पे इसमें क्लिप नहीं है। तो कुछ न कुछ ये जो दोष है ये बताता है कि अगले टाइम अगर इस चीज़ को बनाया जाए तो इसमें क्लिप लगाना ज़रूरी है, या इसमें टी शर्ट में वो रहना चाहिए, या जो कंपनी ये दे रही होगी उस कंपनी का हम सामान खरीद लेंगे। बस समझना। तो एक दोष वाली बात आता है, दोष या सीमाओं की बात करते हैं, तब हम उसके आगे का सोचते हैं। जैसा पहले साइकिल था, वही साइकिल में कुछ कमियां रही होंगी, वो बहुत भारी था, बहुत हाइट में था, हर किसी को चलाना आसान नहीं था, बच्चे चला नहीं पाते थे, तो ये दोष था। लेकिन बाद में जब आए साइकिल तो बच्चों के लिए स्पेशल आया। तो वही कहानी है कि और हर बार हम कुछ कंपेयर करते हैं, तो वैसे ही विज्ञान में भी हम कंपेयर करते हैं कि इससे और क्या बेहतर हो सकता है। इसी को कहते हैं कि अगर आगे विकास के लिए ज़रूरी है उसकी सीमाओं को जानना, उसकी कमियों को जानना। फिलहाल वो गलत नहीं माना जाएगा जो उसने भी दिया था, क्योंकि उसी के आधार पर ही तो हम नई चीज़ों को सोच पाए। किसी भी चीज़ को सोचने का एक ही जरिया होता है कि जो है हमारे पास उसमें से बेहतर सोच करके हम बेहतर चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, उसी से निकालते हैं, पुराने से ही नई चीज़ों का निर्माण होता है। तो सीमाएं क्या है? सबसे पहली बात यह है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु में भिन्नता का कारण नहीं पता चला। उसने कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आकार और आकृति के से अलग होते हैं, लेकिन ये बात यहाँ पर सिद्ध नहीं होती कि आकार आकृति के आधार पर दो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे। पर यह बात एकदम स्पष्ट तौर पे नहीं समझ में आता, क्योंकि उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में क्या फ़र्क पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि हर एक तत्व के परमाणु जो होते हैं, अलग तत्व होते हैं, अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुण रखते हैं। तो यहाँ पर उसके अलग होने का कारण यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाता है। बहुत हद तक, कुछ हद तक समझ में आता है कि चलो इससे भौतिक गुण अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में अंतर क्यों आ जाती है, इस बारे में बता पाना बहुत मुश्किल था। दूसरी बात यह होती है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु का आपस में संयोग कर यौगिक का निर्माण करना, ये भी परमाणुवाद स्पष्ट नहीं करता। हाँ, ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु में आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, पर ये क्यों बना पा रहे हैं इस बारे में ये सिद्ध नहीं कर पाता है। तीसरी बात कहते हैं कि किसी अणु में परमाणुओं को बांध कर रखने की जो क्षमता है या बल है, उसके बारे में भी कोई जानकारी। अगर परमाणु में आपस में जुड़ रही हैं तो किस तरह के बंधों से जुड़ रही है, किस प्रकार की बल से जुड़ रही है, किस प्रकार का आकर्षण है, उस आकर्षण के बारे में भी परमाणुवाद कोई जानकारी नहीं दे पाता है। हम तो कह रहे हैं कि हाँ जुड़ता है, ओके, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, पर यह सिद्धांत नहीं बता पाता है कि कैसे वो जुड़ पा रहा है। फिर बात करते हैं यहीं पर कि गैलुसैक के नियम का स्पष्टीकरण दे पाने में भी, गैलुसैक का गैस आयतन संबंधी नियम, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक अणुएं अगर अभिक्रिया कर रही हैं, अभिकारक यदि गैस हैं और अभिक्रिया करके वो उत्पाद बना रही हैं, तो
उनके आयतनों में क्यों एक सरलानुपात होगा, इस बारे में भी कोई जानकारी यहाँ से इस सिद्धांत से हमें नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से इन सीमाओं को, इन कमियों को आधार मान करके हम विज्ञान में थोड़े आगे जंप लगाएंगे, आगे हम समझेंगे कि क्यों हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ किसका सिद्धांत, और फिर लिखा है यह सिद्धांत अणु तथा परमाणु के बीच में कोई स्पष्ट अंतर नहीं बता पाता है। सिर्फ आकार बता रहे कि परमाणु में आपस मिलती हैं, लेकिन परमाणु नष्ट नहीं होता है। परमाणु को एक तत्व के परमाणु यानी कोई भी परमाणु को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ये तो कह रहा है। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि जब कंपाउंड बन जाती, यौगिक बन जाती है, तो वो अलग क्यों है एक दूसरे से, परमाणु से यानी एटम से मॉलिक्यूल अलग क्यों है, इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाता है, यहाँ पर कह रहा है। अब मैं कहूँगा कि बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में ये वाला पोर्शन जो है पूरा थ्योरी है, और थ्योरी को आपको पढ़ के और भी समझने की कोशिश करिएगा। हाँ जी, चलिए, अगली बातें आती कि भाई ये जो परमाणु है, परमाणुवाद है, उसको और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें, तो इसके लिए एक बात ही हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात पे ध्यान दें कि 1808 में काम किया था किसने, डाल्टन ने, और पूरे 100 सालों तक ये सिद्धांत अपने आप में बना रहा। यानी इस सिद्धांत को कोई चुनौती नहीं मिली, इस सिद्धांत से और बेहतर कोई सिद्धांत आया नहीं। तो ये 100 सालों में विज्ञान अपने जगह पे काम करता रहा, कुछ न कुछ सीखता रहा। तब एक समय आता है कि बोर, रदरफोर्ड, ये ऐसे महान वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस सिद्धांत को और भी बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया। तो परमाणु से संबंधित बातें आगे बढ़ती गई। बोर का सिद्धांत आया, उसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल आया, फिर जॉन डाल्टन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाला, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की खोज कर डाला, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर डाला, और इस तरह से ये विज्ञान बहुत आगे बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं इन्हीं के बारे में। तो आधुनिक परमाणुवाद क्या कहता है, यानी शुरुआती दौर पे हमने समझ लिया, कौन सा समझ लिया, डाल्टन का परमाणुवाद समझा, जो पूरे 100 सालों तक अपनी वर्चस्व बनाए रखा। इन 100 सालों के बाद अब ये अगला जो 100 साल आया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझे। तो इसी 100 सालों में जो हुआ, उसके बाद ये 20-25 साल जो अंदर हुआ, वो और भी बहुत बड़ा, और इन्हीं 5-6 सालों के अंदर जो हुआ और भी बहुत हुआ। तो देखो विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, अर्थात लगभग 100 वर्षों तक डाल्टन का परमाणुवाद को कोई चुनौती नहीं दे सका। फिर इसके बाद थॉमसन का जो ये सिद्धांत था, उसके बारे में आगे इस विज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए बोर और रदरफोर्ड ने कुछ परमाणु मॉडल और भी प्रस्तुत किया, जिसको आधुनिक परमाणुवाद कहा जाता है। इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स क्या है, देखिए। सबसे पहली बात है कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु और भी छोटे कणों से में विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके आगे कहता है, इन सिद्धांतों ने कहा कि परमाणु और भी सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिन्हें हम आज के डेट में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी अब सिद्धांत का आधुनिक रूप आया। फिर भी रासायनिक क्रियाओं के लिए परमाणु अब भी सबसे छोटी इकाई है, अतः छोटी परमाणु अब अविभाज्य नहीं रहा। अब एक बात समझना, अगर हम कहते हैं परमाणु जो होता है, यहाँ पर दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परमाणुओं को हम तोड़ नहीं सकते हैं, या भौतिक क्रियाओं द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं, याद रखिए। लेकिन हाँ, वो बना किससे होता है, ये हमारे पास फिक्स है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। यही बात यहाँ पर इस लाइन में कहा गया है। पहली लाइन कहा गया कि ये सूक्ष्म कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन फिर भी एक बात और कहा गया, फिर भी रासायनिक क्रियाओं द्वारा इन परमाणु को अब भी अलग नहीं कर सकते, इन कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। छोटी इकाई कौन ही है, परमाणु है। यानी पदार्थ का छोटा इकाई कौन सा है, परमाणु है। तत्व का छोटा इकाई परमाणु है ना। लेकिन इनको हमने क्या कहा, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम नहीं तोड़ सकते हैं, ये बात साबित होती है। यानी रासायनिक क्रिया द्वारा ये नहीं कर सकते हैं। फिर बात आता है अगला, किसी भी तत्व के समस्त परमाणु एक समान होते हैं, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि समस्थानिक आ गए। क्योंकि उस जमाने में कहा गया है एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं,
उस ज़माने में कहा गया। लेकिन यहाँ पर मैं अगर कहूँ कार्बन के कार्बन 12 और कार्बन 14 दो प्रकार के समस्थानिक देखने को मिलते हैं, 15 भी मिलता है थोड़ा बहुत। देखो परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो समस्थानिक उस समय कहा गया था कि समान तत्व के परमाणुओं का भार समान होता है, लेकिन यहाँ पर देखो समान तत्व के परमाणु भार में कुछ अंतर आ गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये आधुनिक विज्ञान ने समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स की खोज कर डाला। फिर बात करते हैं समभारिक, इस तरह के शब्द भी हुए। दो अलग अलग एलिमेंट के, दो अलग अलग तत्वों के समान भार वाले परमाणु भी होते हैं, जैसे कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, ये भी देखने को मिलता है। नाइट्रोजन और कार्बन के कुछ ऐसे, नाइट्रोजन 714 यानी कि सामान्य नाइट्रोजन कार्बन के जो एक समस्थानिक है यानी कि एक आइसोटोप है जिसका परमाणु भार कितना है 14 है, उनके साथ ये परमाणु भार बराबर है। तो फिर डाल्टन के परमाणुवाद को थोड़ा सा धक्का पहुंचता है कि परमाणु भार दो तत्वों का समान नहीं हो सकता, यहाँ पर है। और इनका इस बारे में भी वो हमारे डाल्टन के परमाणुवाद से हमने एक आधुनिक रूप धारण कर लिया कि ऐसा भी पॉसिबल है, परमाणु भार यानी भार बराबर होगा, यह भी पॉसिबल है। फिर आपको बात समझना है, यहाँ पे कई जटिल यौगिकों में यह आवश्यक नहीं कि अवयवी तत्व एक सरल अनुपात में होगा। कई ऐसे कंपाउंड है जिनमें यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें एक सरलतम अनुपात होगा। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज में अगर आप देखो तो 12:22:11 यानी C12 H22O11 ये इसका अणु सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर आप अनुपात निकालो तो क्या 1:2:3 ऐसा कुछ है? नहीं है। तो यह अनुपात एकदम कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि एकदम सरल अनुपात नहीं देखने को मिला, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स अगर आपस में मिलते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हुई। मतलब ये है कि अब हमने नया सिद्धांत रखा कि ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम सरल अनुपात हो, अनुपात सरल भी हो सकता है, कहीं पर जटिलताएं भी हो सकती हैं। फिर बात आता है संयुक्त परमाणु। उस जमाने में उसने एक शब्द लिखा संयुक्त परमाणु, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एटम यानी कंपाउंड एटम या कॉम्प्लेक्स एटम का नाम लिया उसने इस तरह से। तो ये संयुक्त परमाणु कहा, जो कि किसी कंपाउंड का एक किसी यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जॉन डाल्टन ने कहा था। लेकिन अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, इसको संयुक्त परमाणु नामक कोई चीज़ नहीं है, बल्कि परमाणुओं के संयोग से बने यौगिक का सबसे छोटा कण होता है, जिसको हम अणु कहते हैं। यानी परमाणुएं आपस मिलकर के सबसे छोटा कण बनाता है, एक निश्चित अनुपात में परमाणु मिलती हैं तो उनको कहा जाता है, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहा जाता है, किसी यौगिक का अणु कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा बेटा, ऐसे हवा में तो नहीं याद होगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने परमाणुवाद और आधुनिकवाद ये भी बताया, और इसमें क्या दोष है वो भी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर बात आता है आधुनिक परमाणुवाद की। फिर अगला एक पॉइंट आता है फिर से नाभिकीय क्रियाओं के अध्ययन से। अब नाभिकीय क्रियाएं क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको कहा जाता है। आपने सुना होगा कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब संलयन और फिजन मतलब टूटना, ठीक है, यानी कि विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बने हैं, एटॉमिक बॉम्ब बने हैं, आपको पता होगा। हिरोशिमा नागासाकी में इसको गिराया गया और बहुत भयानक विस्फोट हुआ, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। अब दूसरी बात, आप बहुत सारी जगहों पर आपने सुना कि नाभिकीय रिएक्टर लगे हुए हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं, जिससे बिजली का निर्माण किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ये सब होता है। तो नाभिकीय विखंडन से हो रहा है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से हो रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं नाभिकीय क्रियाओं के अध्ययन से पता चलता है कि अब किसी एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। उस जमाने में क्या कहा जा रहा था? डाल्टन ने कहा था कि एक तत्व को दूसरे तत्व में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, परमाणुएं उतनी ही होती हैं, निश्चित होती हैं। लेकिन आज अब एक और मजेदार बात, कल के डेट में अगर प्रश्न आता है कि डाल्टन का परमाणुवाद क्या है और इसको चुनो, उसका एक आधुनिक रूप क्या है,
तो ये आधुनिक रूप है, और परमाणुवाद डाल्टन का भी बता दिया। ये भी पूछा जा सकता है इसमें दोष क्या था उसको, तो यहाँ पर भी उस चीज़ को दर्शाया जा सकता है। जो हमने यहाँ पर आधुनिक परमाणुवाद लिखे हैं उसको भी दोष के रूप में, परमाणुवाद का दोष और उसके सॉल्यूशन के रूप में हम बता सकते हैं कि भाई ये क्यों इस रूप में हम आज जानते हैं। तो पुराने और नए में कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है वो भी आप लिख सकते हो, यानी आधुनिक और डाल्टन के परमाणुवाद के बीच में क्या अंतर है इसे भी बता सकते हो। तो आप एक बार अपना दिमाग खोलिएगा और अपनी तरह से लिखने की कोशिश करिएगा, और जो हो सके तो जितना याद रख सकते हो रखने की कोशिश करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। वैसे तो इस टॉपिक को चैप्टर 2 में एटॉमिक संरचना में देना चाहिए था, लेकिन इसी चैप्टर में यह है, और जब हम उस चैप्टर में जाएंगे तो सीधे सीधे आधुनिक विज्ञान को हम एक अलग रूप में हम देखेंगे। जो ये बताए जा रहे हैं इन सब चीज़ों को सीखेंगे। फिलहाल इसमें चलें। अब अगला है परमाणु अविनाशी है, डाल्टन ने कहा था, लेकिन अब यह अविनाशी नहीं रहा। आइंस्टाइन के अनुसार अगर परमाणु का समीकरण, यानी कि आइंस्टाइन के समीकरण कहता है E = mc², अगर हम परमाणु को नष्ट कर देते हैं पूरी तरह से और उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध है E = mc²। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऊर्जा अगर परमाणु नष्ट हो जाए तो वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं, पदार्थ जो है वो ऊर्जा में, और ऊर्जा जो है पदार्थ में परिवर्तित हो सकता है। ये किसने कहा था? आइंस्टाइन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, यानी अगर एक परमाणु दूसरे परमाणु में टूट रहा है या दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो रहा है तो उस स्थिति में ऊर्जा में भी परिवर्तन दिखाएगा। और यही जो चीज़ है वो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन के समय ये देखने को मिलता है। चलिए साहब, आगे क्लियर है? E ऊर्जा है, M उसका भार है यानी वेट है, और दूसरी बात है C प्रकाश का वेग है जो एक कांस्टेंट होता है।